Hello everyone. In today's video, we will talk about refraction. Actually, we have studied, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा कि जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, ट्रेवल करती है, तो इधर एक मीडियम है और इधर दूसरा मीडियम है। लाइट रे जब ऐसे ट्रेवल करती है तो जो ये सरफेस है जहाँ पे दोनों मीडियम कांटेक्ट में आ रहे हैं, जैसे मान लो नीचे वाटर है ऊपर एयर है, तो जहाँ पे दोनों मीडियम कांटेक्ट में आ रहे हैं उसे सरफेस बोलते हैं। और इस सरफेस के परपेंडिकुलर एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की जाए उसे नॉर्मल बोला जाता है ना। नॉर्मल बोलते हैं, एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो लाइट रे अगर ऐसे आ रही है तो इस नॉर्मल के साथ में जो एंगल बना रही है उसे इंसिडेंट एंगल बोला जाता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। तो जब लाइट रे इस एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो वो क्या होती है, बेंड हो जाती है। कभी कभी टूवर्ड्स दी नॉर्मल बेंड हो जाती है और कभी कभी क्या होती है, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल बेंड हो जाती है। डिपेंड करता है कि ये दोनों मीडियम कौन कौन से हैं, किस मीडियम से किस मीडियम पे जा रही है, उस चीज़ पे ये डिपेंड करता है कि किधर होगी। इंपॉर्टेंट बात है कि ऐसा हो क्यों रहा है, कि बेंड क्यों हो रही है, हमें ये समझना चाहिए। अच्छा, जो ये एंगल बना रही है इधर नॉर्मल के साथ में ये वाला एंगल हो, या फिर दो रे नहीं है, दो अलग अलग केस है, मैंने एक ही डायग्राम में बनाए हैं, या फिर ये वाला एंगल हो, इस आर को क्या बोला जाता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोला जाता है। ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस था, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। ऐसे बेंड क्यों हुई, लाइट को जरूरत क्या थी बेंड होने की? तो उससे पहले थोड़ा सा मीडियम की एक प्रॉपर्टी के बारे में समझते हैं कि जब लाइट किसी मीडियम में ट्रेवल करती है तो उसमें उसकी स्पीड अलग होती है, दूसरे किसी मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड कुछ अलग होती है। तो उसी चीज़ पे बेस्ड एक टर्म डिफाइंड होती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम, जिसे म्यू से भी लिखा जाता है और एन से भी लिखा जाता है। व्हाट इज दिस म्यू एंड व्हाट इज दिस एन? म्यू क्या बताता है आपको? म्यू बताता है किसी भी मीडियम का C अपॉन वी एम। व्हाट इज दिस C एंड व्हाट इज दिस वी एम? तो किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स C और वी एम का रेशियो होता है, एंड C इज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। और Vm क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। उस मीडियम में स्पीड कितनी है लाइट की, ये सिंपल सी बात ऐसी होती है। तो ये जनरल बात है, तो ये म्यू होता है। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखो कि ये म्यू एम यहाँ पे है, Vm यहाँ पे, C तो कांस्टेंट हो गया भाई, वैक्यूम में जो स्पीड है लाइट की वो तो कांस्टेंट हो गई। तो अगर Vm ज़्यादा है तो म्यू एम क्या हो जाएगा? अगर डिनोमिनेटर बड़ा है तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। अगर डिनोमिनेटर छोटा है तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। तो अगर Vm ज़्यादा है, किसी मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और किसी मीडियम में अगर स्पीड ऑफ लाइट कम है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट, सिंपल सी लॉजिक, हमारे बात समझ में आ गई। और यही एक मेन कारण होता है जिसकी वजह से लाइट को बेंड होना पड़ता है। ठीक है, तो इस स्पीड की वजह से लाइट क्यों बेंड होती है? ऐसा क्या हो गया कि स्पीड की वजह से लाइट को बेंड होना पड़ गया? तो क्या हुआ, एक प्रिंसिपल होता है फर्मेट्स प्रिंसिपल। क्या होता है? फर्मेट्स प्रिंसिपल। चलो देखते हैं वो क्या है। फर्मेट्स प्रिंसिपल, फर्मेट्स प्रिंसिपल, ये होता है प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट टाइम। प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट टाइम मतलब, इसका मतलब क्या हुआ कि लाइट को जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाना होता है तो लाइट कौन सा पाथ चूज करती है? कौन सा पाथ चूज करती है? शॉर्टेस्ट पाथ? नहीं, लाइट शॉर्टेस्ट पाथ नहीं चूज करती। लाइट को पता है कि दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है टाइम, तो उसे टाइम की वैल्यू है। तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे अगर उसे जाना है तो वो ऐसा पाथ चूज करती है जिसमें उसे सबसे कम टाइम लगे, शॉर्टेस्ट टाइम लगे, मिनिमम पॉसिबल टाइम लगे। अब अगर एक ही मीडियम है तो उसकी स्पीड सेम है। एक ही मीडियम में उसकी स्पीड सेम है तो क्या होगा, वो अगर ऐसे जाए तो पाथ रास्ता लंबा हो जाएगा,
तो टाइम ज़्यादा लगेगा क्योंकि सारे रास्तों पे स्पीड ज़्यादा है। इसलिए सेम मीडियम में अगर लाइट ट्रेवल करती है तो एकदम सीधा स्ट्रेट लाइन में जाती है, कहीं पे भी बेंड नहीं होती। लेकिन जब वो मीडियम चेंज कर रही है तो क्या होता है, मीडियम चेंज करने की वजह से उसकी स्पीड चेंज हो जाती है, इसलिए उसे अपना पाथ भी चेंज करना पड़ता है टाइम मिनिमम करने के लिए। तो उसके लिए यहाँ पे ये कंसेप्ट लगेगा, ठीक है। वो वाली चीज़ हम यूज करेंगे। इधर आओ, चलो देखते हैं, ये चीज़ देखते हैं आओ। क्या है कि ये आपका मीडियम 1 है, ये आपका मीडियम 2 है, ठीक है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। अब लाइट को यहां से जाना है, यहां पे इस A पॉइंट से जाना है B पॉइंट पे, ठीक है। A पॉइंट से कहां पे जाना है, B पॉइंट पे जाना है। चलो हम एक अजम्पशन और ले लेते हैं कि μ1 इज ग्रेटर देन μ2, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से बड़ा है। तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बड़ा है तो स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो V2 क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स छोटा है, V1 बड़ा हो जाएगा। मतलब इस मीडियम में स्पीड ज़्यादा होगी, इस मीडियम में स्पीड कम होगी। तो अब लाइट के पास अब 3 चॉइस हम देखते हैं। मैं आपको 3 चॉइस देता हूँ, या तो लाइट ऐसे जाए, पाथ 1 ऐसे ट्रेवल करे, पाथ 1, या फिर वो ऐसे ट्रेवल करे एकदम स्ट्रेट लाइन में, पाथ 2, या फिर वो ऐसे ट्रेवल करे, पाथ 3। 3 पाथ उसके पास में, सामने मैं आपको दिखा रहा हूं, 3 पाथ उसके पास में है। तो आप भी अगर चलोगे तो आप कौन से पाथ पे ज़्यादा देर चलना पसंद करोगे, ज़्यादा पाथ कहाँ पे कवर करना पसंद करोगे, जहाँ पे स्पीड ज़्यादा है, जिससे आप कम टाइम में डिस्टेंस कवर कर लो। इस वजह से आप क्या करोगे, जहाँ पे आपकी स्पीड ज़्यादा है उस मीडियम में आप ज़्यादा पाथ कवर करोगे, जहाँ पे आपकी स्पीड कम है उस मीडियम में आप कम पाथ कवर करना चाहोगे। तो स्पीड किस में कम है, पहले वाले मीडियम में स्पीड कम है, दूसरे वाले मीडियम में स्पीड ज़्यादा है। तो पहले वाले मीडियम में वो कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा और दूसरे वाले मीडियम में वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। इस वजह से इस केस में लाइट कैसे ट्रेवल करेगी, इस पाथ नंबर 1 से ट्रेवल करेगी। क्योंकि आप समझो इस मीडियम में स्पीड कम है और पाथ भी ज़्यादा चलेगी तो गड़बड़ हो जाएगी, और दोनों में बराबर पाथ चलेगी तो भी गड़बड़ हो जाएगी। इस वजह से वो इस तरीके से बेंड हो जाती है अपना टाइम सेव करने के लिए। तो इस केस में लाइट कैसे ट्रेवल हुई, ध्यान से देखो, ऐसे आ रही है और फिर ऐसे बेंड हो गई। ऐसा ही ये डायग्राम है। अब नॉर्मल बनाते हैं, चलो देखो। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये I है, ये R है, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल बेंड हो गई लाइट। देखो ध्यान से, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल बेंड हो गई लाइट। और कहाँ से जा रही थी, μ1 से μ2 में जा रही थी, μ1 से μ2 में जा रही थी। μ1 क्या है, ग्रेटर देन μ2 है, मतलब μ1 क्या हो गया, डेंसर मीडियम, μ2 क्या हो गया, रेयरर मीडियम। तो जब डेंसर से रेयरर मीडियम में लाइट जाती है तो नॉर्मल से अवे बेंड हो जाती है, तो ये लाइट भी नॉर्मल से अवे बेंड हो गई। सिंपल सी बात, क्या सभी को समझ में आ गया क्यों बेंड होती है। और वहीं पे अगर मैं दूसरा केस ले लेता, μ1 इज लेस देन μ2, तो क्या होता, V1 इज ग्रेटर देन V2 हो जाता। सिंपल सी बात है, उल्टा होता है। तो क्या होता, लाइट यहाँ पे ज़्यादा पाथ ट्रेवल करती, यहाँ पे कम ट्रेवल करती, तो थर्ड पाथ से जाती। तो ऐसे लाइट जाती इस टाइप से। तो यहाँ पे क्या हो गया, टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो चुकी है लाइट, टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो चुकी है लाइट। मतलब अगर रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो लाइट क्या होती है, टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाती है। क्यों हो रहा है, क्योंकि लाइट को मिनिमम पॉसिबल टाइम में, शॉर्टेस्ट टाइम में क्या करना है, शॉर्टेस्ट टाइम में क्या करना है, उसे एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचता है। और इसी चीज़ को जो मिनिमम पॉसिबल टाइम वाला कैलकुलेशन से हम पता चलता है, स्नेल्स लॉ आता है। स्नेल्स लॉ आप लोगों ने सभी ने पढ़ा हुआ भी होगा, आई फील। क्या होता है स्नेल्स लॉ, क्या होता है स्नेल्स लॉ? क्या होता है स्नेल्स लॉ? स्नेल्स लॉ क्या कहता है, यहां से लाइट रे आ रही है,
इसे म्यू आई बोल देते हैं, इसे म्यू आर बोल देते हैं। ये नॉर्मल है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया। तो स्नेल्स लॉ बोलता है म्यू आई साइन आई इक्वल टू म्यू आर साइन आर। अब इस पे बड़े सिंपल से सवाल बनते हैं। दो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे देते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस दे देते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपसे पूछ लेते हैं। बड़ा ही सिंपल सा सवाल बन जाता है, इससे सवाल सॉल्व कर सकते हैं अपन। स्नेल्स लॉ हो गया, ठीक है। ये एक चीज़ हो गई अपनी स्नेल्स लॉ। इसी में क्या होता है कि ऐसा भी तो हो सकता है लाइट एक मीडियम से बहुत सारे मीडियम में पार करके जा रही हो, ऐसा भी तो पॉसिबल है कि नहीं। जरूरी थोड़ी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ही जा रही हो, तो मल्टीपल मीडियम्स में भी हो सकता है। तो चलो मल्टीपल मीडियम्स में स्नेल्स लॉ कैसे लगता है आओ देखें। मल्टीपल मीडियम्स में स्नेल्स लॉ कैसे लगता है आओ देखें। मल्टीपल मीडियम्स में देखते हैं आओ। चलो, तो यहां से लाइट आई, ये म्यू1 है, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी इसे म्यू आई लिख देते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, इस मीडियम को लिख देते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया, इसका नाम लिख देते हैं R1। तो यहाँ से यहाँ स्नेल्स लॉ क्या लिखेगा, म्यू आई साइन आई इक्वल टू म्यू1 साइन R1। अब यहीं से ये दूसरे मीडियम में गई, दूसरा मीडियम देखो यहाँ पे, इस दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू2 है। अब ध्यान से देखो, जब दो पैरेलल लाइंस होती हैं और एक ऑब्लिक लाइन उसे कट कर रही है तो ये एंगल्स दोनों बराबर होते हैं कि नहीं होते। अगर ये R1 है तो ये R1 होगा कि नहीं होगा, दोनों एंगल्स बराबर होंगे कि नहीं होंगे। तो उसी तरीके से ये दोनों नॉर्मल पैरेलल हैं, ये R1 है तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा R1। तो इस मीडियम के लिए R1 क्या बन गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस बन गया, सिंपल सी बात है। और यहाँ पे ये बाहर निकलेगी, मान लो लाइट रे ऐसे R2 एंगल पे, तो अब यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाओगे तो क्या होगा, म्यू1 साइन R1 इक्वल टू म्यू2 साइन R2। म्यू1 साइन R1 इक्वल टू हो जाएगा म्यू2 साइन R2, ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ पे फिर से क्या करो, चलो तीसरे मीडियम में चली गई, तीसरे मीडियम में चली गई, ये R2 है तो ये एंगल भी R2 हो जाएगा और यहाँ पे एंगल क्या आ जाएगा R3 आ जाएगा मान लो कुछ, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू3। तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो गया R2 हो गया, तो म्यू2 साइन R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा म्यू3 साइन R3। म्यू2 साइन R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा म्यू3 साइन R3 हो जाएगा। सिंपल सी बात, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, ये म्यू आई साइन आई म्यू1 साइन R1 के बराबर है, ये म्यू1 साइन R1 है और ये भी म्यू1 साइन R1 है, और ये म्यू1 साइन R1 इसके भी बराबर है और इसके भी बराबर है, तो ये दोनों आपस में बराबर हो गए कि नहीं हो गए, यस हो गए। म्यू2 साइन R2 क्या है, ये म्यू2 साइन R2 है कि नहीं, तो म्यू2 साइन R2 म्यू1 साइन R1 के बराबर है और म्यू2 साइन R2 म्यू3 साइन R3 के बराबर है, तो ये भी आपस में बराबर हो गए कि नहीं हो गए। तो देखो सारी टर्म्स एक दूसरे के बराबर हो गए, ध्यान से देखो, ये वाली टर्म इसके बराबर है तो ये वाली टर्म इसके बराबर है, तो ये दोनों बराबर हो गए, तो ये तीनों बराबर हो गए, और इन्हीं में से एक टर्म इसके बराबर है, तो चारों टर्म एक दूसरे के बराबर हो गई। तो क्या हम डायरेक्टली लिख सकते हैं म्यू आई साइन आई इक्वल टू म्यू3 साइन R3, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। मतलब अगर आपको इनिशियल मीडियम पता है और फाइनल मीडियम पता है तो आपको यहाँ वाले एंगल और यहाँ वाले एंगल में रिलेशन के लिए आप डायरेक्टली इनिशियल और फाइनल वैल्यूज़ के लिए स्नेल्स लॉ लगा सकते हो, इनिशियल और फाइनल मीडियम के लिए। बीच वाले मीडियम्स की आपको ज़रूरत ही नहीं है, उससे फ़र्क ही नहीं पड़ता कि यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा, बीच वाले मीडियम उस पर कोई इम्पैक्ट ही नहीं डालेंगे। तो अगर आपको मल्टीपल मीडियम्स दे दिए जाएँ तो बीच वाले मीडियम्स को इग्नोर कर दो, डायरेक्टली इनिशियल मीडियम और फाइनल मीडियम के बीच में क्या लगा दो, स्नेल्स लॉ लगा दो। समझ में आया, सिंपल सा है, तो यही होता है सिंपल सा, ठीक है। चलो इसी के साथ ख़त्म करते हैं।